Hello friends, my name is Ritesh Agrawal and I welcome you all to this particular episode of the Hindu Analysis. We will be covering the updates from February 26th to March 4th in this session. So let's get started. So we'll start with the one-liner. US President Joe Biden nominates the first women black judge in US Supreme Court and her name is Ketanji Brown Jackson. So President Joe Biden picked Ketanji Brown Jackson to be the first black woman in US history to be a part of Supreme Court to serve on nation's highest court which is the US Supreme Court. ठीक है, देखो LIC का IPO आने वाला है. अभी जब हम बात कर रहे हैं सेबी अप्रूवल भी मिल गया है. तो यहाँ पर LIC के IPO में ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए गवर्नमेंट ने FDI पॉलिसी को ट्वीक किया और ट्वीक करके LIC के अंदर 20% फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल दे दिया. तो यूनियन कैबिनेट क्लियर्ड एन अमेंडमेंट टू द FDI पॉलिसी टू अलाउ अप टू 20% अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन स्टेट ओन्ड LIC. तो क्या इंश्योरेंस सेक्टर में इससे पहले क्या लिमिट थी? इंश्योरेंस सेक्टर में FDI हालांकि 49% से बढ़ा के 74% पहले ही किया जा चुका है, मगर LIC के लिए ये पॉलिसी क्लियरली नहीं थी विच इज़ बैक्ड बाय अ स्टैट्यूटरी एक्ट एंड दैट इज़ वाई ये पॉलिसी की गई. अब 20% ही क्यों? 20% इसलिए क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में फिलहाल 20% की लिमिट है, तो उसी को मिमिक करते हुए LIC और LIC जैसे कॉरपोरेशंस के लिए 20% FDI अलाउ किया गया है. ठीक है, LIC IPO के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ दे देता हूँ. गवर्नमेंट जो है वो अपना 5% स्टेक LIC में सेल कर रही है और इस 5% से उनको उम्मीद है 63 से 66,000 करोड़ तक का पैसा मोबिलाइज करने का. हालांकि गवर्नमेंट ने भी प्राइस बैंड डिक्लेयर नहीं किया है. गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है 78,000 करोड़ का वो हाईली रिलायंट है LIC पे. फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है LIC का IPO जो है डेफर होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं. ठीक है, देखो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट एक प्रपोजल को मूव किया गया. ठीक है, इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग. ठीक है, इंडिया ने वोट नहीं किया. ठीक है, आउट ऑफ 15 कंट्रीज रशिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ UNSC. ठीक है, रशिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ UNSC. उन्होंने अभी वीटो कर दिया इसे. उसके अलावा चाइना, इंडिया और UAE ने एब्सटेन किया, यानी उन्होंने वोट नहीं किया. बाकी सारी कंट्रीज़ ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया. रेजोल्यूशन था क्या? रेजोल्यूशन ये था कि रशिया अपनी आर्मी वापस ले. रशिया जो यूक्रेन के पुराने बॉर्डर्स थे उनको रिस्टोर किया जाए. जिन रीजन्स को रशिया ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है उनसे रशिया वापस अपना क्लेम वापस ले. ठीक है, और बेसिकली ये जो रेजोल्यूशन है, जैसा मैंने कहा कि 11 कंट्रीज़ ने इसे सपोर्ट किया, रशिया ने इसे वीटो किया, इंडिया, UAE और चाइना ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया. तो लेट्स लुक एट दिस. रेजोल्यूशन वॉज बैक्ड बाय इनिशियली जो रेजोल्यूशन लेकर आए थे वो थे US और अल्बानिया. ठीक है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाय US एंड अल्बानिया एंड को स्पॉन्सर्ड बाय सेवरल अदर कंट्रीज. ठीक है, तो रेजोल्यूशन क्या कहता था? इट डिप्लोर्स रशियाज एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, डिसाइडेड दैट रशिया शुड सीज इट्स यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट यूक्रेन एंड शैल रिफ्रेन फ्रॉम एनी थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी UN मेंबर स्टेट. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस की किसी भी मेंबर स्टेट के खिलाफ रशिया इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगा. It asked Moscow to immediately reverse the decision related to the status of certain areas. ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि ये प्रोसेस इसमें हुआ है. ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं. देखो हमारे यहाँ एक AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन डेवलप करने के लिए DRDO और एक फ्रेंच कंपनी है सैफरन, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है. दे विल डेवलप द इंजन फॉर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. ठीक है, तो इंडिया एंड फ्रांस आर क्लोज टू कंक्लूडिंग अ डील. ठीक है, तो ऑलमोस्ट फाइनलाइज डील है ये. 125 KN इंजन डिज़ाइन किया जाएगा 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए. तो यहाँ इंडिया से DRDO है, फ्रांस से फ्रेंच इंजन मेकर सैफरन इसमें पार्टिसिपेट करेगा. क्या सैफरन ऑलरेडी कुछ हमारे लिए कर चुका है? हमारा जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है उसका भी इंजन जो है, शक्ति इंजन जो है, वो इन्होंने ही डिज़ाइन किया था इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. एंड नाउ इन पार्टनरशिप विद DRDO दे विल मेक द KN इंजन, 125 KN इंजन फॉर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. देखो ये न्यूज़ हेडलाइन है जब स्विफ्ट बैन्स अलाउ ये रशिया पे लगाए गए थे.
अब रशिया पे ना सैंक्शंस की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है और दिन ब दिन नए सैंक्शंस लग रहे हैं। यहाँ मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ जो पॉपुलर सैंक्शंस इस समय तक हो गए थे उनको कोलेट कर दिया है, ठीक है। जैसे जैसे और सैंक्शन से इस पर और चीज़ें होंगी हम उसको ऐड करते जाएंगे। रशिया यूक्रेन अभी एक ऑनगोइंग स्टोरी है, ठीक है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट सैंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो यूएस अलॉन्ग विद इट्स की अलीज इंक्लूडिंग ईयू एंड यूके हैव डिसाइडेड टू डिस्कनेक्ट की सैंक्शन रशियन बैंक्स फ्रॉम द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम स्विफ्ट। अब देखो स्विफ्ट क्या है, ये बैंक्स के बीच में एक मैसेजिंग सर्विस है। इसका पूरा फुल फॉर्म देखो आप, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। एक वन लाइनर हो सकता है ना, तो ये फुल फॉर्म हमें याद रखना है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो पूरी दुनिया में लगभग 200 कंट्रीज के 11,000 बैंक्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर हैं और ये बैंक्स के बीच में आपसी कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत रिकग्नाइज सिस्टम है। और रशिया जो है वो अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स के लिए हैविली स्विफ्ट पे रिलाय करता है। तो अभी स्विफ्ट से उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी गई है, यानी रशियन इंस्टीट्यूशंस, रशियन बैंक्स विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ स्विफ्ट, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लो है रशिया के लिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने रशिया के सेंट्रल बैंक की जो एबिलिटी थी अपने इंटरनेशनल रिजर्व्स को मोबिलाइज करने की, उसे भी हिट किया है। तकरीबन $600 बिलियन के इंटरनेशनल रिजर्व्स जो थे रशिया के सेंट्रल बैंक के, ठीक है, उनके ऊपर भी इन्होंने एक तरीके से स्टे लगा दिया है, जिससे कि वो इंटरनेशनल रिजर्व्स को यूज़ नहीं कर सकते अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए, रूबल को सपोर्ट करने के लिए, विच इज़ अगेन अ बिग ब्लो, ठीक है। जर्मनी ने एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था रशिया का, नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बिल्कुल बन के तैयार है, जो रशिया से नेचुरल गैस को यूरोप तक लेकर के जाती है, जर्मनी से होकर के जाती है। और जर्मनी ने इस पर भी अप्रूवल जो है वो सस्पेंड कर दिया है। The undersea Nord Stream 2 pipeline directly links Russian gas to Europe via Germany. It is complete but non-operational. 1230 किलोमीटर undersea pipeline है, which flows under the Baltic Sea, goes via Germany. So Germany has denied operationalizing it. ठीक है। इसके अलावा यूएसए ने रशिया की टेक सप्लाई पे सैंक्शंस लगा दिए, यानी यूएस कंपनीज किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इन कंट्रीज को ऑफर नहीं करेंगे। देखो ब्रिटेन ने भी कुछ अनाउंस किए। अब देखो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो एयरलाइंस को लेकर के, सैंक्शंस को लेकर के। ब्रिटेन ने जो रशिया की फ्लैगशिप एयरलाइन है एरोफ्लोट, उसको ब्रिटिश एयरपोर्ट्स पे लैंड करने के लिए मना कर दिया। इनफैक्ट यूके ने कंप्लीट ही बैन कर दिया कि रशिया या रशिया के व्यक्ति से जुड़ी हुई अगर कोई भी एयरलाइन है, आई मीन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ रशियन पैसेंजर, बट अगर किसी रशियन बिजनेसमैन रन एयरलाइन है या रशिया की कोई स्टेट एयरलाइन है तो उन्होंने यूके पे लैंड करने से मना कर दिया उसको कि भैया यहाँ यूके में आएगी नहीं। इसके अलावा फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस तो उन्होंने लगाए ही हैं। इट्स नॉट जस्ट यूके, सेवरल EU कंट्रीज हैव क्लोज्ड देयर एयर स्पेस विच इंक्लूड्स जर्मनी ऑल्सो, विच इंक्लूड्स एस्टोनिया, लातविया, स्लोवेनिया एंड रोमानिया, जिन्होंने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया, विच हैव इम्पोज्ड बैन्स ऑन यूजिंग देयर एयर स्पेस फॉर रशियन एयरलाइंस। और यूके ने भी रशियन एयरलाइंस या रशिया से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के एयरलाइन को यूके एयर स्पेस या यूके एयरपोर्ट को यूज़ करने के लिए कंप्लीटली डिनाई कर दिया है। इसके अलावा ये तो बात कर रहे थे हम एज अ कंट्री सैंक्शंस की। अब इवन EU और EU के अलावा कनाडा, US, इन्होंने US सिलेक्टेड रशियन बिलियनियर, सिलेक्टेड रशियन इंडिविजुअल्स पर भी सैंक्शंस लगाए हैं, विच इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लैवरोव। तो यूरोपियन यूनियन ने इनके एसेट्स को फ्रीज किया है। ये भी कहा है कि रशिया की जो गवर्नमेंट कंपनीज है, स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, उनको EU के एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं किया जाएगा। कनाडा ने भी 58 पीपल्स को हाईलाइट करते हुए उन पर सैंक्शंस लगाए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रशिया के सबसे बड़े बैंक्स थे, जिनमें लगभग 80% ऑफ बैंकिंग एसेट्स थे, उन बैंक्स में SBER बैंक है और VTB है, इनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए गए हैं। और US जो है वो उनको अपने फाइनेंशियल सिस्टम से कट कर रहा है, उनको US डॉलर से कट कर रहा है, जिससे इन बैंक्स को भी हैवी नुकसान होने की उम्मीदें लग रही है, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी रशिया को साइडलाइन किया गया है। जैसे UEFA चैंपियंस लीग का फाइनल रशिया में होने वाला था, उसे शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है, उसको पेरिस में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा FIFA और UEFA ने रशिया के जितने भी फुटबॉल क्लब्स थे, नेशनल टीम्स थी, उन सबको सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा जो वर्ल्ड स्कीइंग कप होने वाला था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। जो इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड, 44th इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड रशिया में होने वाला था, उसको भी रशिया से हटा दिया गया है। जो फॉर्मूला 1 रशियन ग्रां प्री होने वाली थी सोची में,
उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो स्पोर्ट्स की दुनिया से भी रशिया को बॉयकॉट कर दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सैंक्शंस थे जो पिछले कुछ टाइम में रशिया पे लगे हैं। मैंने कंपोजिट लिस्ट इनकी एक तरीके से आपको दे दी है, ठीक है। और जैसा मैंने कहा ये ऑनगोइंग स्टोरी है, इसमें और भी अगर कुछ ऐड होता है तो आप उसमें साथ साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को अभी हाल ही में रोल आउट किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है क्या? देखो, मोटा मोटी मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि 3 पॉइंट्स इसमें की हैं। सबसे पहले एक बंदे का हेल्थ आईडी बनेगा, उस हेल्थ आईडी में उसका आज तक का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा, उसको पहले कभी कोई सर्जरी हुई है, उसको किसी चीज़ से एलर्जी है, ठीक है, उसको कौन से कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, कौन सी मेडिकेशंस उसने पहले ली हैं, तो आपका पूरा हेल्थ आईडी रहेगा जो वॉलेंट्री रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। दूसरी बात, इसमें एक हेल्थ प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री रहेगी और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का डेटाबेस रहेगा, यानी आपके आसपास कौन से डॉक्टर्स हैं, कौन से नर्सेज हैं, कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ ICU बेड्स अवेलेबल हैं, ये सारा डेटाबेस आपके पास रहेगा। दूसरा, इस फैसिलिटी के थ्रू टेली मेडिसिन और रिमोट हेल्थ केयर को भी प्रमोट किया जा सकेगा। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 3 एजेंडा पॉइंट्स हैं। इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी रहेगी जो आयुष्मान भारत के लिए वैसे भी हेल्थ अथॉरिटी का काम करता है। बजट कुछ 1600 करोड़ का है 5 साल के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम का। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको रन करेगी, ठीक है। बाकी बातें मैं आपको लार्जली बता चुका हूँ इस बारे में, ठीक है। हाँ, इसका जो पायलट किया गया, इनिशियली इसको 6 यूनियन टेरिटरीज में पायलट किया गया था। तो जम्मू कश्मीर और न्यू दिल्ली को छोड़ के बची हुई जो 6 यूनियन टेरिटरीज है वहाँ इसका पायलट किया गया था। पायलट काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जिसके बेसिस पे अब इसे अक्रॉस द कंट्री रोल आउट किया जाएगा। देखो, अब रशिया में वॉर चल रही है, मतलब यूक्रेन में वॉर चल रही है, ठीक है। द वॉर हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय रशिया। तो यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, स्पेशली हमारे बहुत मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो ऑब्वियसली उनका रेस्क्यू और इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है। तो इवैक्यूएशन प्रोसेस को एक नाम दिया गया, नाम है ऑपरेशन गंगा, ठीक है। तो फ्लाइट्स रेगुलरली जा रही हैं, आ रही हैं, और कोशिश की जा रही है थ्रू वेरियस डिप्लोमेटिक चैनल्स कि उनको सेफली रेस्क्यू किया जा सके, ठीक है। तो जो मिशन है उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन गंगा, ठीक है। तो हेल्पलाइंस भी चालू की गई है सिटीजन्स के लिए। एक डेडिकेटेड ट्विटर हैंडल है ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन टू असिस्ट इंडियन इवैक्यूएशन फ्रॉम रशिया, ठीक है। तो फ्लाइट्स कहाँ जा रही हैं? रोमानिया और हंगरी। रोमानिया और हंगरी से टिपिकली लोगों को पिकअप किया जा रहा है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो फैसिलिटेटिंग इवैक्यूएशन फ्रॉम इट्स बॉर्डर्स क्रॉसिंग रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया। लार्जली जो हमारी इंडियन इवैक्यूएशन फ्लाइट्स हैं वो रोमानिया और हंगरी से ऑपरेट कर रही है, जहाँ से लोगों को भर भर के इंडिया लेकर आया जा रहा है। दैट इज ऑपरेशन गंगा। जस्ट अ बेसिक one-liner kind of a question can be expected. इसी दौरान एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज प्लान्ड थी जो रशिया यूक्रेन वॉर के सिनेरियो में कैंसिल कर दी गई है। एक्सरसाइज का नाम था कोबरा वॉरियर, ठीक है। कोबरा वॉरियर होने वाली थी यूके में, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली थी। इसमें बेल्जियम था, यूके था, US था, स्वीडन था, सऊदी अरेबिया था, और इंडियन एयरफोर्स को भी ज्वाइन करने का न्योता मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली इस एक्सरसाइज को क्लोज कर दिया गया है। सेबी के चीफ चेंज हुई, पहली बार एक विमेन चीफ सेबी के लिए मिली हैं, ठीक है। इससे पहले अजय त्यागी साहब सेबी की बागडोर संभाल रहे थे, और अभी जो नई चीफ हैं इनका नाम है माधवी पुरी बुच, ठीक है। माधवी पुरी बुच ICICI बैंक से आती हैं। इनका जो बैकग्राउंड है ये प्राइवेट सेक्टर से आई, प्राइवेट सेक्टर से फिर सेबी में आई। तो ये भी पहली बार हुआ है जब कोई प्राइवेट सेक्टर से आया हुआ बंदे ने सेबी की लीडरशिप संभाली है। शी इज़ बीन रिगार्डेड एज अ टॉप प्रोफेशनल। 3 साल का टर्म उनको दिया गया, और जैसा मैंने कहा अजय त्यागी साहब को इन्होंने रिप्लेस किया है। माधवी पुरी बुच इज द न्यू चीफ ऑफ सेबी। देखो, अभी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमें आधार कार्ड देता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है कि ये जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको आधार कार्ड देगा, ठीक है। देखो, सेक्स वर्कर्स के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आधार कार्ड के लिए आपको क्या चाहिए? प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए, आपको कोई ना कोई आपके घर का एड्रेस प्रूफ चाहिए आधार कार्ड के लिए। सेक्स वर्कर्स के पास वो जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होता ही नहीं है, ठीक है। अब प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं होता है तो उनको आधार कार्ड बनता नहीं है। आधार कार्ड अगर नहीं बनता है तो आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ें आधार कार्ड से लिंक्ड है, जैसे फूड सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल। अगर आपको राशन मिलना है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत तो आपको आधार कार्ड फर्निश करना होता है। तो उन्होंने कहा कि यार अभी पेंडेमिक के दौरान तो बहुत ही समस्या है इन लोगों को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव तरीका निकाला जाए।
और UIDAI ने कहा है कि अगर गजेटेड ऑफिसर के थ्रू उनको एक तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि एक सर्टिफिकेट उनको मिल जाए गजेटेड ऑफिसर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट से या नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से, अगर उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है बीइंग अ सेक्स वर्कर, तो UIDAI उनको आधार कार्ड इशू कर देगा। तो UIDAI इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट दैट इट इज विलिंग टू इशू आधार कार्ड विदाउट इंसिस्टिंग ऑन प्रूफ ऑफ रेजिडेंस प्रोवाइडेड दे गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गजेटेड ऑफिसर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट या फ्रॉम एन ऑफिशियल विद NACO। तो उनको एक सर्टिफिकेट लेना होगा दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज अ सेक्स वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर उनको बेसिकली एक आधार कार्ड इशू कर दिया जाएगा। नेशनल बेसिकली एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट्स अ डिपार्टमेंट अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इट मेंटेन्स द डेटाबेस ऑफ सेक्स वर्कर्स। तो वहीं से उनको एक सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा और उसके बेसिस पे उनको आधार कार्ड इशू कर दिया जाएगा। IPCC की जो 6th रिपोर्ट है उसका सेकेंड पार्ट आ गया है ना। तो IPCC की 6th रिपोर्ट का जो फर्स्ट पार्ट था वो पिछले साल 2021 में हमने पढ़ा था अगस्त के महीने में, फिर सेकेंड पार्ट अभी आ गया है, फिर थर्ड पार्ट आगे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो IPCC की जो ये रिपोर्ट है ये बेसिकली आपको आने वाले खतरों के बारे में बताती है और बताती है कि क्लाइमेट चेंज से किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसके बारे में ये हमें आगाह करती है। तो रिसेंटली IPCC रिलीज द सेकेंड पार्ट ऑफ इट्स 6th असेसमेंट रिपोर्ट। रिपोर्ट का टाइटल है इम्पैक्ट्स, अडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी। देखो ये आपको याद हो, अगर फर्स्ट पार्ट का जो टाइटल था फिजिकल साइंस बेसिस है ना, तो फर्स्ट पार्ट 2021 में आया था, तीसरा पार्ट जो है वो अप्रैल 2022 तक एक्सपेक्टेड है। तो दिस इज कॉल्ड द वर्किंग ग्रुप 2 रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट क्या कहता है, 45% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो वल्नरेबल है, हाईली वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के, यानी अगर क्लाइमेट चेंज थोड़ा भी होता है तो 45% पॉपुलेशन पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो लेस देन 15% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड, 21% ऑफ फ्रेश वाटर एंड 8% आर प्रोटेक्टेड। बाकी सब पे क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आएगा, ठीक है। इंडिया को वल्नरेबल हॉटस्पॉट में क्लासिफाई किया गया, यानी इंडिया के ऊपर जबरदस्त इंपैक्ट आ सकता है। यहाँ पर क्लाइमेट डिजास्टर्स हो सकते हैं जैसे फ्लडिंग, सी लेवल राइज और हीट वेव्स। तो उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे फ्लडिंग हो सकती है, अहमदाबाद में बहुत ज़बरदस्त हीट वेव्स चल सकती हैं, इस तरह की चीज़ें IPCC रिपोर्ट में कही गई है। अर्बन इंडिया पे ज़्यादा रिस्क है रूरल इंडिया से, ठीक है। 2041 से 2060 के बीच में हम 2 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है, विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। और जैसे ही ऐसा होगा हमारे पास फूड सिक्योरिटी रिस्क होने लग जाएंगे, अनाज की कमी होने लग जाएगी, मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाएगी, स्पेशली जो पुअरर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है, सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, ठीक है, स्मॉल आइलैंड्स, यहाँ पर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा कई तरह के डिज़ास्टर्स जो हमने फोरसी नहीं किए हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आएंगे। जैसे हम नॉर्मली क्लाइमेट चेंज के साथ हम ये देखते हैं कि वेदर पैटर्न्स चेंज होंगे, या फ्लडिंग हो सकती है, या हीट वेव्स हो सकती हैं, जिस तरह की बातें अभी हमने की। मगर इट्स नॉट जस्ट एसोसिएटेड विद वेदर, हमने कहा कि फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इकोलॉजिकल चेन में प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके अलावा कई तरह की बीमारियां आ सकती है, जैसा इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया है कि क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग वेक्टर बॉर्न ऑन वाटर बॉर्न डिजीज। ऐसी बीमारियां जो जैसे मच्छरों के काटने से फैलती है या पानी से फैलने वाली बीमारियों में जो है बढ़ावट होगी। इसमें उन्होंने कहा है कि इवन जो सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी या इन्फेक्शस डिजीजेज हैं, यानी ऐसी बीमारियां जो ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई हैं या जो सांस से जुड़ी हुई रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, डायबिटिक डिजीजेज हैं, इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारियां हैं, इनमें भी जो है वो इंक्रीज देखा जाएगा, ठीक है। तो IPCC की रिपोर्ट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखो अभी ये इश्यू चल रहा था, मैंने पिछले हिंदू एनालिसिस वीडियो में भी कवर किया था, जिसमें महाराष्ट्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक इश्यू चल रहा था OBC को रिजर्वेशन देने को लेकर के, लोकल बॉडी पोल्स को लेकर के, है ना। तो इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, फिर हटा दी, फिर वापस रोक लगा दी। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऐसा बिल लेकर आएंगे कि इलेक्शंस ही नहीं होंगे जब तक OBCs को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम 2 ऐसे बिल लेकर के आएंगे कि हम तब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो भी मांगे वो मानी जाएगी। एक कमीशन बनाया जाएगा एम्पेरिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए जयंत भाटिया साहब के अंडर, और उसके बाद जब OBC को रिजर्वेशन मिलने की अप्रूवल होगी उसके बाद ही इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द इंटरिम रिपोर्ट फाइल्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन,
तो महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट का जो भी डेटा है वो महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को दे दें। महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। और जब महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन ने वो डेटा दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बेसिस पे स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डेटा काफ़ी नहीं है ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए। तो स्टेट कैबिनेट ने क्या कहा कि हम इलेक्शंस ही नहीं करवाएंगे तब तक। 2 बिल्स वुड बी ब्रॉट ऑन दिस लेजिस्लेचर। मध्य प्रदेश में भी इस तरह का लॉ लेकर आया था, जिन्होंने कहा कि हम लोकल बॉडी इलेक्शंस तब तक नहीं करवाएंगे जब तक ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो द कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ डेडिकेटेड कमीशन हेडेड बाय जयंत बंटिया। ठीक है, 10 साल के लिए बेसिकली ये फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट के लिए 10 साल के लिए। और इन कमीशन को एक जिम्मेदारी दी गई है कि एम्पेरिकल डेटा ये कलेक्ट करें ओबीसी कोटा को लेकर के लोकल बॉडीज़ में। कमीशन में और भी कुछ मेंबर्स रखे गए हैं, एक टीसीएस से बंदा रखा गया है, एक आईआईटी से रखा गया है, कुछ फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स रखे गए हैं। और ये कमीशन जो है वो डेटा कलेक्ट करेगा और उसके बेसिस पे रिजर्वेशन के लिए रिकमेंडेशन जाएंगी। आंध्र प्रदेश मैटर को एक फाइनल सॉल्यूशन मिला। जो 3 कैपिटल्स का उनका ख्वाब था उसे स्टेट हाई कोर्ट ने चकनाचूर कर दिया है। आंध्र प्रदेश स्टेट हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो अमरावती ही रहेगी और कोई कैपिटल नहीं होगी। और उन्होंने कहा अमरावती को 6 महीने में डेवलप करो और ये ड्रामा बंद करो। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट के पास तो ये हक ही नहीं है कि वो डिसाइड करे कि कैपिटल क्या होगी, या 2 होगी या 3 होगी या 1 होगी या 4 होगी। उन्होंने कहा ये हक पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा अमरावती कैपिटल सिटी को डेवलप करो 6 महीने के अंदर। इन्होंने कहा स्टेट असेंबली के पास कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है ही नहीं कि वो या तो कैपिटल चेंज कर दे या कैपिटल को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास, सिर्फ पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 या 4 में पावर है कि एक सिंगल कैपिटल स्टेट की बनाए और स्टेट कैन नॉट बाईपास इट। पार्लियामेंट अलोन इज कॉम्पिटेंट टू अंडरटेक सच एक्सरसाइज, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो शक्ति है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अब देखो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई। जम्मू में विलेज डिफेंस ग्रुप दोबारा से बनाने की बात हो रही है। देखो 1995 में जम्मू में ऐसी विलेज डिफेंस कमिटीज़ बनाई गई थी, वीडीसीज जिनको कहा जाता था। ठीक है, तो वीडीसीज को ही आप एक रिक्रिस्टन करके विलेज डिफेंस ग्रुप्स बनाया जाएगा। बाद में से बंद कर दिया गया। विलेज डिफेंस कमिटीज़ ये बनाई गई थी कि उस समय बहुत ज़बरदस्त हालात थे घाटी में, तो आपने सिविलियंस को ट्रेन किया था कि भैया आप हथियार लो और अपनी सुरक्षा करो। ठीक है, हर जगह सोल्जर्स नहीं हो सकते, आप अपनी सुरक्षा करो। और गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम दोबारा से इस सिस्टम को लेकर आएंगे। अब ये सिस्टम जब पहले था तो इसे बंद क्यों किया गया? क्योंकि इसका मिसयूज़ होने लगा था। ठीक है, सिविलियंस को जब आपने हथियार दे दिए तो कुछ उसका नाजायज़ इस्तेमाल भी होने लगा था, कुछ लोगों को मार भी दिया गया था। तो फिर इनको धीरे धीरे करके डिसबैंड कर दिया गया था। बट अब गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, कुछ एक्सेप्शंस की बात अलग है, बट अभी हमें इसकी ज़रूरत है। तो उस ज़माने में 1995 में 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मिलिटेंट्स के लिए एक वीडीसी सेटअप किए गए थे और उसमें तकरीबन 26,000 लोकल्स को रिक्रूट किया गया था। और यहाँ पर अब फिर से ये काम किया जा रहा है। इनफैक्ट पहले जो इनको सैलरी मिलती थी, एक पूरे ग्रुप में खाली 3 लोगों को सैलरी मिलती थी और वो 3 लोग जो हैं वो पूरे ग्रुप में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। अब उन्होंने कहा कि सारे ग्रुप के जितने मेंबर्स होंगे सबको बराबर सैलरी दी जाएगी। तो एक तरीके से जम्मू कश्मीर में एक अलग पैरेलल आर्मी तैयार की जा रही है। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, ऑल प्रोजेक्ट्स इन ट्यून विद इंडस ट्रीटी। अभी हाल ही में जो हमारे परमानेंट इंडस कमीशंस की मीटिंग हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, देखो इंडस जो रिवर है उसका पानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों शेयर करते हैं और उसी पर इंडस कमीशन बने हुए हैं। ठीक है, तो 117वीं मीटिंग परमानेंट इंडस कमीशन की हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें हमने हाइड्रोलॉजिकल और फ्लड डेटा के एक्सचेंज के बारे में बात की। एक दूसरे के साथ हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं अबाउट द रिवर इंडस। और इंडिया ने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी के जो भी प्रोविजंस हैं उससे फुल्ली कंप्लाइंट है। अब देखो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इस समय चल रही है, इंडस वाटर कमीशन है क्या, इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। ठीक है, धीरे धीरे करके एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि इस मीटिंग में हुआ क्या। ठीक है, तो एक फजिल्का ड्रेन है जिसमें इंडिया के साइड से पानी जाता है और जो बेसिकली ये अनट्रीटेड वाटर होता है, मालवा डिस्ट्रिक्ट से जो गंदा पानी होता है ये उस ड्रेन में जाता है और डिस्चार्ज होता है। तो ये बॉर्डर किनारे फिर ना ये रास्ता बंद कर दिया जाता है, तो ये पानी वहीं पे स्टैग्नेट होकर के पॉन्ड बन जाता है। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम इसको आने देंगे और ये पानी जो है वो आगे जाकर के सतलज में मिल जाएगा। सो बेसिकली पाकिस्तान हैज assured that all necessary action will be taken to ensure the free flow of Fazilka drain into the river सतलज। ठीक है,
इसके अलावा हमारे 2-3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पकाइल, डुल, किरू, लोअर कलनई, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी टेक्निकल डिस्कशंस हुए। चिनाब रिवर के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बने हुए हैं जिनसे बिजली का उत्पादन होता है। परमानेंट इंडस कमीशन में इंडियन डेलीगेशन को किसने लीड किया? पीके सक्सेना साहब ने। इसके अलावा 3 विमेन मेंबर्स थी इसमें। देखो, इंडस वाटर कमीशन में क्या होता है कि हम ऑल्टरनेटली एटलीस्ट एक बार साल में एक बार इनकी मीटिंग होनी ज़रूरी है, और ऑल्टरनेटली एक बार इंडिया में होती है, फिर एक बार पाकिस्तान में होती है, एक बार इंडिया में होती है, एक बार पाकिस्तान में होती है। इस तरीके से मीटिंग्स होती हैं। अब थोड़ा सा अपन इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, कब हुई, क्यों हुई। तो देखो, इंडस आपको पता है एक बहुत बड़ी नदी है, और इंडस के 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके नाम पे अपना एक स्टेट है, पंजाब, याद है? ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और इंडस खुद, तो कुल मिला के 6 रिवर्स हो जाती है एक तरीके से। और ये 6 रिवर्स इंडिया से होती हुई पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान से फिर अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, अब रिवर का पानी हिंदुस्तान में भी आता है, पाकिस्तान में भी आता है। इस रिवर के पानी में को लेकर के भी फिर डिस्प्यूट होगा कि भैया कितना पानी पाकिस्तान को मिलना चाहिए, कितना हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। दोनों ही कंट्रीज़ में ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। इनिशियली एक अकॉर्ड हमने 1948 में इंटर डोमिनियन अकॉर्ड साइन किया था, जिसके तहत हिंदुस्तान से पानी पाकिस्तान में जाता था और पाकिस्तान उसके लिए पैसे हमें देता था। बट अग्रीमेंट को हम निभा नहीं पाए, ना तो इंडिया ना पाकिस्तान प्रॉपरली उस चीज़ को अग्री कर नहीं पाया। फिर हम पहुंचे वर्ल्ड बैंक की शरण में। 1951 में हमने वर्ल्ड बैंक से फंडिंग मांगी। हमने भी, पाकिस्तान ने भी अपने अपने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में या मीडिएशन के थ्रू 1960 में एक ट्रीटी साइन की, जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। उस जमाने में ट्रीटी साइन हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में, और इस ट्रीटी के तहत हमने पानी का बंटवारा किया। तो अभी क्या कहती है ट्रीटी? ट्रीटी ने कहा कि 3 नदियां इनमें से पाकिस्तान के पास जाएगी। इंडस, चिनाब और झेलम का पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। हालांकि इंडियन साइड पे इस पे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना सकते हो, लेकिन पानी का स्टोरेज नहीं होगा। एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए इसको लिया जा सकता है। ठीक है, बाकी ये पानी जो है वो बेसिकली इंडस, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 3 ईस्टर्न जो रिवर्स है, रावी, ब्यास और सतलुज का पानी, ये पानी हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाएगा। तो तकरीबन 80% पानी जो है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान जा रहा है, और तकरीबन जो 20% पानी है वो हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। बल्क ऑफ वाटर जो है वो पाकिस्तान के, जो रिवर का जो पाथ अगर आप देखोगे तो बल्क ऑफ द पाथ जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है। ठीक है, लेकिन इंडिया जो है वो कुछ सर्टेन एग्रीकल्चरल यूजेस कर सकता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना सकता है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पाकिस्तान के साथ रेगुलर शेयर करनी होगी। और अगर पाकिस्तान को कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो ही कैन रेज एन ऑब्जेक्शन ओवर सच प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एक परमानेंट इंडस कमीशन हमें बनाना होगा, उनकी मीटिंग रेगुलर रखनी पड़ेगी। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो परमानेंट इंडस कमीशन के पास जाएगा। अगर वहाँ से सॉर्ट आउट नहीं हो सकता तो वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा। अगर वहाँ से भी नहीं हो सकता तो एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पे पास जाकर के ये केस सॉर्ट आउट किया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था बैठाई गई। ठीक है गाइस, तो ये फिर हम आज के सेशन पे हमने बात की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इस पर्टिकुलर पीरियड के। आई होप आप लोगों को कुछ और क्लैरिटी टॉपिक्स पर आई होंगी। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू रैप अप दिस सेशन। वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक कुछ और नए अपडेट्स लेकर के। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।